Hello friends and welcome to the Chemistry e-learners. Myself is Gauri. हम इस लेक्चर में अब मॉलिक्यूलरिटी एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड सेकंड एंड ऑर्डर काइनेटिक्स एंड इसके प्रॉब्लम्स हमने अभी तक देखे हैं। लेकिन हम इस लेक्चर में अब मॉलिक्यूलरिटी एंड व्हाट इज द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या है ये हम आज समझने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है हमारा? ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है। सो आप अपनी कॉपी पेन लेके तैयार रहिए ताकि आप मेरे साथ अच्छे से नोट्स बना पाए। एंड आई होप आपको ये मेरी पढ़ाने की सिस्टम अच्छी लगी हो। एंड गाइस प्लीज कमेंट जरूर करके जाना कि आप मुझसे किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का अगला लेक्चर है। So guys, let's start today's lecture. हम इस लेक्चर में अगर हम इस लेक्चर में बात करें यस तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? राइट डाउन द हेडिंग मॉलिक्यूलरिटी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। अगर मैं बात करूं हमें एक रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी फाइंड आउट करनी है तो हम उसे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमें कोई रिएक्शन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी इट गिव्स द C। A प्लस बी इट गिव्स द C। हमें ये रिएक्शन गिवन है, हमें ये वाली रिएक्शन गिवन है A प्लस बी इट गिव्स द C। तो अगर हमें कोई कहे कि इस रिएक्शन में आपको मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। हम किस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं एक बार देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को N लिखते हैं। N इज इक्वल टू X प्लस वाई। 1 minute guys. One minute. Yes. N is equal to X plus Y। हम इस तरह से हम हमारी जो कुछ भी हमारी ऑर्डर है हम वो निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें हमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉलिक्यूलरिटी। अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की क्या है तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट में पार्ट लेते हैं, लेकिन किस रिएक्शन में? सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में। हम मॉलिक्यूलरिटी किस रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं? सिर्फ एंड सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी चेक कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन के लिए? सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस इस प्रकार के रिएक्शंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और जब ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस है उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शंस। ये एक तरीका हो गया। आप इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैं आपको डिफाइन लिख के दूंगी, लिख लीजिएगा। यस हम इसकी डिफाइन इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of reactant, number of molecules of reactant that takes part in elementary chemical reaction, in elementary chemical रिएक्शन हम उसे कहते हैं, उसकी ये मॉलिक्यूलरिटी है।
अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा है? अगर हमें कोई पूछे कि आपको मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करनी है तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है कि एक एलिमेंट्री स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। एलिमेंट्री माने सिंगल स्टेप में रिएक्शन होने के लिए हम इसे कहते हैं। उसके बाद इससे एक हम थ्योरी भी आती है, उसे हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। क्या कहते हैं हम उसे? कोलिजन थ्योरी। उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? कोलिजन थ्योरी कहते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं कोलिजन थ्योरी क्या है, सो कोलिजन थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो कि अगर हम कोलिजन माने क्या, सपोज मैं ऐसा कहती हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में कुछ गैस है। कौन सी गैस भरी है मैंने इस कंटेनर में? ऑक्सीजन की गैस भरी है। अगर एक गैस है तो ये जो गैस है वो टकराएगी भी, कभी वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगी, कभी मॉलिक्यूल से टकराएंगे, तो कभी वॉल, ऊपर की वॉल, एक क्लोज कंटेनर है। कौन सा कंटेनर है? ये वाला है, क्लोज कंटेनर है। इस क्लोज कंटेनर से कहाँ न कहाँ तो टकराएंगे, मॉलिक्यूल्स भी टकराएंगे। कभी ये वाला ए बी से, बी सी से, सी ए से, इस प्रकार ये चलता रहेगा। इट मीन्स इसका कोलिजन कभी इफेक्टिव हो सकता है, कभी इफेक्टिव नहीं हो सकता है। हम इसे कहते हैं कोलिजन। अब इफेक्टिव किस प्रकार हो सकता है और नहीं हो सकता है वो हमें इस रिएक्शन में पढ़ना है। अगर मैं बात करूं कोलिजन थ्योरी की बात मैं करूं तो जब मॉलिक्यूलरिटी हम डिफाइन करते हैं तो हमें कोलिजन थ्योरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब रिएक्शन हो रही है एलिमेंट्री स्टेट में ही रिएक्शन हो रही है, लेकिन जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच रिएक्शन हो रही है तो एक में उस पर कोलाइड तो जरूर होंगे, और जब कोलाइड होंगे तो उसमें कुछ हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो कोलाइड होंगे वो कभी इफेक्टिवली होंगे। इफेक्टिवली कोलाइड होना मतलब क्या? जब वो इफेक्टिवली कोलाइड होंगे तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, और जब वो कोलाइड होंगे लेकिन कुछ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो इफेक्टिव या बेनिफिशियल नहीं है। हम इसीलिए कहते हैं कि कोलिजन थ्योरी जब भी कभी भी इफेक्टिवली कोलाइड करेंगी तभी वो एक प्रकार का प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। कब? जब ये अच्छी से इफेक्टिवली कोलाइड होगी। ये किस प्रकार कोलाइड होगी? इफेक्टिवली ये एक इफेक्टिवली कोलाइड होगी, तब भी ये एक अच्छी सी प्रोडक्ट बना पाएगी। उसके बाद हम और एक मेथड से इसे डिफाइन कर सकते हैं। हम इसे और एक मेथड से डिफाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को। आप लिख लीजिएगा, मैं भी आपके साथ लिखूंगी। द number of molecules or atoms reactant that must collide, atoms of reactant that must collide effectively to give product in an which state? In an elementary state. In the elementary step. What is the meaning of the elementary step? मैं आपको और एक बार बता दूंगी। elementary step माने जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है हम उसे कहेंगे elementary state। क्या कहेंगे हम उसे? elementary state कहेंगे। और एक बार हमने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन द एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस। इट मीन्स जो हमने पहली रिएक्शन पढ़ी है, सपोज ए बी इट गिव्स सी, इस तरह की कुछ रिएक्शन हो रही है, इसमें दोनों मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया है लेकिन यहाँ कोलिजन इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या कोलिजन हो रहा है लेकिन वो इतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है। हम इस तरह से कह सकते हैं
या हम कह देंगे कि A प्लस बी गिव्स C। इसमें तो रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट भी अच्छे से बन रहा है, लेकिन हमने जो पहली रिएक्शन लिखी थी उसमें इतना लिखा था कि सिर्फ हम दो रिएक्शन एक कंटेनर में लेंगे, उसकी रिएक्शन करेंगे और वो सिंगल स्टेप होंगे, हम उसे मॉलिक्यूलरिटी कहेंगे। लेकिन मैंने जो आपको अभी रिएक्शन लिख कर दिया, मैं और एक बार पढ़ देती हूँ ताकि किसी का लिखने में रह गया होगा तो वो लिख पाए, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट इन 3-4 दिनों में मैं इसकी भी आपकी अच्छी से व्यवस्था कर दूंगी। मैंने भी इसका एक अच्छा सा पेन ऑर्डर किया हुआ है, वो मुझे 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। सो गाइज प्लीज सपोर्ट इन दैट कंडीशंस आल्सो। देन गाइज, व्हाट इज आवर डेफिनेशन, व्हाट इज आवर टॉपिक? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और द एटम्स of the reactant that must collide effectively and simultaneously। effectively and simultaneously, मेरा simultaneously वर्ड यहाँ effectively के बाद यहाँ आप simultaneously वर्ड ऐड कर देना। जहाँ मैंने ब्लू कलर की स्पेस दिखाई है आप वहाँ उसे simultaneously वर्ड ऐड कर देना। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली? आई होप आपने लिख लिया होगा और इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली आपने वहां कर दिया होगा। मैं आपको अब बताऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है एंड ये एक मॉलिक्यूल है। इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली किस प्रकार ये रिएक्ट होंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है एंड ए सी है। जब हम इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली करते हैं ताकि उसकी एनर्जी अच्छी खासी सेम हो, फिर उसका एंगल सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। जब हम दोस्ती करते हैं तो हम दोस्ती किसी से करते हैं, अपने बराबरी से ही दोस्ती करते हैं। माने अगर हमारा एज 14 है तो हम 14 के साथ एज करते हैं। ऐसा नहीं क्या हमारा एज 14 और हमने 50 एज के इंसान के साथ दोस्ती करनी, ऐसा होता है क्या? नहीं, हम हमारे एज के हिसाब से ही दोस्ती करते हैं। उसी प्रकार जब हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी भी अपनी तरह की लोगों की पसंद, अपने लोगों की तरह, अपने लोगों की तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करती है। इसीलिए इसकी एनर्जी, इसकी डायरेक्शन, इसका एंगल सब कुछ मायने रखता है। और जब ये सब सपोज ये इस डायरेक्शन में है तो इसे भी इसी डायरेक्शन में एंड इसे इस डायरेक्शन में, ताकि इन तीनों का एक पॉइंट हो। इन तीनों का क्या हो? इन तीनों का ये एक पॉइंट डिफाइन है, इसी पॉइंट में ये काम करती है। इसीलिए हमने क्या कहा है डेफिनेशन में, इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली हमने इसीलिए कहा है। उसके बाद हम जब मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तब हम एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज द एलिमेंटरी। हमने अभी तक दोनों भी डेफिनेशन देखी, दोनों भी डेफिनेशन में हमने ये यूज नहीं किया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, हमने ये वर्ड अभी तक यूज नहीं किया है। क्यों नहीं यूज किया है? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड है ही नहीं, इसलिए हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। अब क्या करेंगे हम? कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल ले लीजिएगा आप। फर्स्ट एग्जांपल क्या करेंगे हम? फर्स्ट एग्जांपल में यस, ओके, टेक इट डाउन। अब जब हम NH4NO2 it gives NH4NO2, it gives N2 plus 2H2O। 2H2O हमने ये रिएक्शन ली है। इस रिएक्शन के लिए हमें मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर बतानी है। क्या बताना है हमें? मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर। अगर मैं बात करूं कि मुझे इसकी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर बतानी है तो मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? मुझे सबसे पहले इसका रेट पता होना चाहिए। मुझे क्या पता होना चाहिए? इसका R, इसका मुझे या फिर ROR। एंड मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में चिक के बताया है कि हम इसका ROR किस तरह से निकालते हैं। हम इसका ROR सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ किससे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। हमें बाकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। जब हमें ROR निकालना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? एक्सपेरिमेंट ही करना है।
इसीलिए हम थ्रू एक्सपेरिमेंट इसे निकालते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं, अब पूछोगे मैम अगर हमें रिएक्शन दी है एंड ये रिएक्शन के लिए हम एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे, तो मैं आपको एक बहुत इजी से ट्रिक बताती हूँ कि आप इसका ROR किसी भी रिएक्शन का लिख सकते हैं, बहुत इजीली लिख सकते हैं। ओके, तो आप देख लीजिएगा, इसका मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ। अब R लिखना है आपको, राइट। अब K टू द पावर NH4NO2 NH4NO2, इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है एंड इसका कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, विच इज ऑलरेडी गिवन। अब हमें जब हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, सिर्फ इसी वक्त जब हमें मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है, जो हमें कोएफिशिएंट गिवन है वो हम उसकी पावर में लिखते चले जाएंगे, हमें उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी पता चल जाएगी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? अब 1। जब मॉलिक्यूलरिटी हमें 1 मिलती है तो हम इसे क्या कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? मैं अब यम से डिनोट करूंगी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है इसकी? 1। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसकी? 1। वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1? हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? n is equal to x plus y, n is equal to x plus y। हम इसी वे में हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ x से गिवन है तो उसकी ऑर्डर क्या हो गई? 1। व्हाट इज द ऑर्डर? इसकी ऑर्डर हो गई 1। ये पहला एग्जांपल हो गया आपका। आप मेरे साथ लिख नहीं रहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले। ओके, अगर मैं बात करूं अब अगले रिएक्शन की, तो नेक्स्ट रिएक्शन में आपको और एक रिएक्शन इसी प्रकार दूंगी। अब हमने ये क्या देख लिया है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन देख लिया है। अब हम ये भी देख लेंगे कि बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर क्या सेम आती है। सो लेट्स सी, 2HR it gives H2 plus I2, H2 plus I2, ये हमें रिएक्शन यहाँ मिलती है। 2HR it gives H2 plus I2। ओके, इसका अब R लिखिएगा। R is equal to K HI की पावर 2, HI की पावर 2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी? इसकी मॉलिक्यूलरिटी आएगी 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो 2। मॉलिक्यूलरिटी इज आल्सो 2 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो 2। जब हमें ये वाली मॉलिक्यूलरिटी 2 मिलती है, ये हमें मॉलिक्यूलरिटी यहाँ 2 मिलती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? दिस इज द बायमॉलिक्यूलर। हम इसे क्या कहते हैं? ये बायमॉलिक्यूलर है। ओके, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। उसके बाद मैं अगर बात करूं थर्ड रिएक्शन की, तो हम और एक रिएक्शन करके देख लेंगे ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस भी हो जाए। सो लेट्स डू इट। सो लीजिए एग्जांपल, 2NO plus O2, it gives 2NO2। ये हमारी रिएक्शन है। ये हमारी क्या है? रिएक्शन है ये वाली। ओके, 2NO plus O2 it gives 2NO2। ये हमने सिंगल स्टेप मानी है। इसका हमने R भी लिख लिया। दिस R is equal to K टू द पावर, NO की पावर क्या लिखनी होगी हमें? 2 एंड O2 की पावर 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ 1 है। मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ। दिस इज द कोएफिशिएंट। यहाँ कुछ कोएफिशिएंट नहीं, मैंने 1 कोएफिशिएंट है एंड यहाँ 2 कोएफिशिएंट ऑलरेडी गिवन है। इसका R हो गया ये। ओके, ये हमने इसका क्या लिख लिया? इसका हमने R लिख लिया है। अब हमें मॉलिक्यूलरिटी M एंड ऑर्डर निकालना है। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3 मॉलिक्यूलरिटी है। अब 3 कैसे आई? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 है इसकी, इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी आई 3। ओके, उसके बाद की मैं बात करूं ऑर्डर, अरे यहाँ ऑर्डर भी 3 है। यहाँ ऑर्डर भी क्या है हमारा? ऑर्डर इज आल्सो 3। इन दैट वे हमने ये कुछ एग्जांपल किए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन।
लेकिन मैं आपको एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा एक एग्जांपल दूंगी ताकि आप इसे इतना अच्छे से फील करेंगी कि हम इसे किस तरह के रिएक्शन को आप मॉलिक्यूलर रिएक्शन माने और किस तरह के रिएक्शन को सूडो ऑर्डर रिएक्शन माने। सो लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल ले लीजिएगा आप, CH3 COO C2H5 प्लस H2O। अब कुछ बच्चों ने जिन्होंने अल्कोहल एंड ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक कर रखा है, उन्हें ये बात क्लिक हो गई होगी कि हमने इस तरह की रिएक्शन कहीं ना कहीं तो पढ़ी है। जब इस तरह की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, जब हमें इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है तो हम इसे क्या कहते हैं? दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर। ये क्या है? हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ द। अब आपकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, जब मैं आपको ये कह रही हूं कि CH3COOH प्लस C2H5OH हमें ये प्रोडक्ट मिल चुका है, तो दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर। अब मैं इसका आर किस तरह से लिखूंगी, एक बात आप सब कान खोल के सुन लेना एंड इसे अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करके ही रखना। अपनी नोटबुक में इसे अच्छे से नोट करके ही रखना, क्योंकि जो यहाँ H2O मैंने आपको दिया है वो वाला H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। हमें वाटर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, हम इसे किसी भी चीज को इसमें हम डिजोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने जो आपको रिएक्शन दी है, मैं अगर कहूँ इसका 1 मोल है, इसका CH3COO C2H5, इस एस्टर का 1 मोल मैंने लिया है, 1 मोल लिया है, एंड H2O का मैंने 1000 मोल लिया है। कितने मोल लिया है? 1000 मोल मैंने इसका लिया है। जब 1 मोल ऑफ एस्टर इज रिएक्टेड विथ 1000 मोल ऑफ H2O, क्या है सच में 1000 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं, 1 मोल सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ऑफ वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। क्या बोला मैंने? 1 मोल के साथ ही रिएक्ट करेगा। अगर हमारे घर में 20 मेहमान आ गए तो हम एक अकेले रहे तो हम एक इंसान से ही बात कर सकते हैं, हम सबके साथ तो बात नहीं कर सकते। एक से सबसे बात करेंगे, लेकिन एट अ टाइम ओनली वन, एक ही आदमी से हम बात करते हैं। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल एक मोल से ही रिएक्ट होगा। इसका वाटर का कितना बचेगा? वाटर का 999 मोल बचेगा। इसको वाटर से कुछ इसे प्रॉब्लम होगा? वाटर को कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं, क्योंकि वो तो कहेगा 99 मोल है मेरे पास, अभी तक बहुत कुछ है। मैंने आपके 100 में से 1 रुपए निकाल दिए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे 5 में से 1 रुपए निकाल लिए तो आपको फर्क पड़ेगा। उसी तरह से रिएक्शन है। उसके बाद मैं अगर कहूं 99 मोल ऑफ वाटर मैंने रिमेनिंग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हम इसे मान सकते हैं नहीं, दिस इज अ रियलिटी। जब भी हम कभी वाटर की बात करेंगे, H2O की हम बात करेंगे जब भी कभी, तो हम H2O को एज अ कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। जब हम इसका रेट लिखेंगे तो हमें रेट किस तरह से लिखना होगा? यस, मैं आपको रेट लिखकर बता देती हूँ। रेट हम इस तरह से लिखेंगे, CH3, this R is equal to K CH3 COO C2H5 पावर 1, H5 की पावर 1 एंड K डैश हो जाएगा, क्योंकि K ऑलरेडी कांस्टेंट है, वाटर भी उसमें कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट जब मिलेंगे तो उसे हम K डैश लिख लेंगे। ओके, बात क्लियर है अभी तक? यस, एनीवन डाउट? यस, मैं आपको मान के चलती हूँ कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ओके, उसके बाद यहाँ वाटर एक्सेस में, इसलिए हमने वाटर को कांस्टेंट बना लिया। ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसकी ऑर्डर क्या आएगी? इसकी ऑर्डर क्या आएगी? 1। इसकी ऑर्डर क्या आएगी? 1। एंड जब मैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछूंगी आपसे, m पूछूंगी, तो आप m कितना बताएंगे? m आपको यहाँ 2 ही बताना होगा,
क्योंकि अकेले जब हम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस हमें विद द हेल्प ऑफ वाटर ही करनी पड़ेगी, विद द हेल्प ऑफ वाटर ही हमें ये हाइड्रोलिसिस करनी होगी, इसीलिए हमने विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस वाटर की है। सो हमें यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी पकड़नी होगी, 2। सो इसलिए कौन सा हो गया, ये भी बायमोलिक्यूलर, दिस इज आल्सो बायमोलिक्यूलर। अब मैं इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम कह सकती हूँ। मैं इसे क्या कह सकती हूँ, इस रिएक्शन को मैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह सकती हूँ। क्यों कह सकती हूँ मैं इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जब स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट की रिएक्शन में बात करती हूँ तो स्यूडो माने धोखा। जब अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि वाटर हमने यहाँ कांस्टेंट लिया है तो हम वो क्या करेगा, कांस्टेंट अगर 2 मॉलिक्यूल है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर भी 2। अगर वो ऑर्डर 2 लिख के आएगा तो उसे मार्क मिलेंगे क्या, नहीं। ये हमने इस रिएक्शन ने हमें धोखा दे दिया, इसीलिए हम क्या कहेंगे, स्यूडो रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर फर्स्ट आया है, इसलिए हम इसे किस रिएक्शन से जानते हैं, हम इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हम इसे जानते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं। ओके, क्लियर है। अगर मैं बात करूं, ये और एक एग्जांपल है स्यूडो, लेकिन वो मे बी सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, मुझे भी एक बार अच्छे से सॉल्व करना होगा। ओके, इट मे बी इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर। मैंने आपको बताया था कि इन्वर्जन ऑफ द केन शुगर ये हमें फर्स्ट ऑर्डर में मिलता है, लेकिन हम जब इसकी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन के अनुसार निकालते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये ही अच्छे से नोट करते रहो आज का लेक्चर। इस लेक्चर में से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आते भी है एग्जाम को। मैंने सुक्रोज लिया है, मैंने क्या लिया है, सुक्रोज प्लस H2O, मैंने क्या लिया है, सुक्रोज, एंड उसमें मैंने वाटर के साथ मिला लिया है। उसके बाद क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। जब भी हम बात करेंगे सुक्रोज की तो सुक्रोज एक लैबियोरोटेटरी है, लैबियोरोटेटरी मींस लेफ्ट हैंड में पीपीएल की प्रेजेंस में रोटेट होता है, सो हम इसे कहते हैं लैबियोरोटेटरी। जब ये वाटर के साथ मिलाता है तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज। हमें पता है कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या है, सेम है, तो हम लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम, C6H12O6 प्लस, एक मिनट, हम यहाँ प्लस यहाँ लिख लेंगे, प्लस C6H12O6। एक ग्लूकोज मान के चलेंगे, एक फ्रुक्टोज मान के चलेंगे। जब भी हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ये वाला ग्लूकोज किस तरह से है, ये ग्लूकोज लैबियोरोटेटरी है, लैबियोरोटेटरी है। एंड ये वाला फ्रुक्टोज किस फॉर्म में है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ये वाला, लैबियोरोटेटरी एंड द डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। ओके, उसके बाद मैं बात करूं वाटर, सेम कंडीशन, वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हमें वाटर किसी भी तरह से बहुत जल्दी वाटर हमें अवेलेबल हो सकता है, इसलिए हम वाटर का यूज करते हैं। फिर हम इसका आर किस प्रकार से लिखेंगे, यस आपने अब तक आर लिख लिया होगा, आर इज इक्वल टू के C12H12O11, O11 टू द पावर 1 ही लिखनी होगी, हमें के डैश लिखना होगा। क्यों के डैश लिखेंगे, जब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के साथ कंबाइन होगा तो हमें क्या लिखना होगा, के डैश लिखना होगा, हमें क्या लिखना होगा, के डैश। मैं अगर बात करूं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी की, ऑर्डर एंड द मॉलिक्यूलरिटी की, तो यहाँ जो कुछ भी ऑर्डर हम लिखेंगे वो ऑर्डर आएगी 1 एंड मॉलिक्यूलरिटी आएगी 2, क्योंकि हमने सुक्रोज एंड वाटर के साथ ही रिएक्शन की है, इसलिए हमें 2 लिखना होगा, क्योंकि हम यहाँ नहीं बोल सकते कि यहाँ कोलिजन हुआ है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल ने जब पार्टिसिपेट किया है इफेक्टिवली तभी हमें एक प्रोडक्ट मिला है, तो इसीलिए हम यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 2 लिखेंगे। ओके, अब आपको ये मॉलिक्यूलरिटी वाला खेल तो समझ में आ ही गया होगा।
लेकिन हमने जो शुरू के एग्जाम्पल देखे तब आपने एक इक्वेशन तो जरूर देखी होगी, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी। हम इस प्रकार तो कह ही सकते हैं, बट ये क्या सभी कंडीशन में अप्लाइड है क्या? नहीं, ये सिर्फ कहाँ अप्लाइड है? ये सिर्फ और सिर्फ 99% केस में अप्लाइड है। तो रिमेनिंग 1% में क्या? जब हम रिमेनिंग 1% के बारे में बात कर रहे थे, अभी हमने क्या देखा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो सेकंड ऑर्डर, सॉरी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल देखे हमने अभी तक स्यूडो सेकंड का एग्जांपल नहीं देखा है, तो वो भी हम जल्दी से देख लेंगे। पहले हम इक्वेशन पे ध्यान देंगे। अब ये क्या है? 99% है, लेकिन 1% ये कहाँ कम रह रहा है? ये 1% ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में कम है। तो जब हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो हमें दिस मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर +1 करना होगा, यानी हमें ऑर्डर में जब +1 मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलैरिटी। ये जो मैंने इस पेज में इस स्लाइड में लिखा है वो ही हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है, लेकिन सिर्फ मैंने आपको एक एक एग्जांपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, आपने अभी तक मेरे साथ लिख लिया होगा, नोट्स आप मेरे साथ बना रहे होंगे। ओके, उसके बाद हम क्या देखना है? हमें स्यूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से हम इसकी पहचान है। ओके, लेट्स सी, वो भी देख लेते हैं हम। 2A plus B it gives the C, 2A plus B it gives the C। सबके सब रिएक्शन एलिमेंट्री है, इसका रेट आप लिख सकते हैं इजीली, R इज इक्वल टू, मैंने B की कंडीशन यहाँ एक्सेस में ली है। B किस प्रकार लिया है? मैंने एक्सेस में ही लिया है। तो हम क्या करेंगे? R इज इक्वल टू K A की पावर 2 एंड B की पावर 1, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है। उसके बाद दिस R इज इक्वल टू, हमें सिर्फ वही फॉर्मूला K डैश A की पावर 2। अब इसकी आप मॉलिक्यूलैरिटी खुद ही बता देंगे, क्या होगी इसकी मॉलिक्यूलैरिटी? दिस M एंड O। M क्या होगा इसका? मॉलिक्यूलैरिटी तो 3 ही लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल A के है और 1 मॉलिक्यूल B का है। एक्सेस हुआ तो हमें एक ही मॉलिक्यूल तो कंसिडर में लेना ही होगा। ओके, तो हमने क्या लिख लिया यहाँ? इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 एंड ऑर्डर इसका 2। ऑर्डर क्या आएगा? 2। ओके, क्योंकि हमें ये वाला रिएक्शन कंसिडर करना है जो मैंने रेड बॉक्स में बंद किया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया है। जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, तो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हमने जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमें अगर एक स्टेप्स में कि नहीं पहले ये स्टेप हो रहा है, फिर उसके बाद ये स्टेप, उसके बाद ये स्टेप, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्टेप्स दिया है हमें, तो हम एक एक स्टेप के लिए उसकी मॉलिक्यूलैरिटी लिख सकते हैं, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी नहीं लिख सकते। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी लेस देन एंड इक्वल टू 3, लेस देन 3 एंड इक्वल टू 3 इतनी ही होती है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी 4, 5, 6, 7, 8 इतनी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं होती, क्योंकि जब हम मॉलिक्यूलैरिटी बात कर रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही एनर्जी के साथ, एक ही स्ट्रक्चर में थोड़ा सा घूमना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। हमें ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा रेयरली दिख सकती है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियस एंड इफेक्टिव कोलिजन की तो 3 ही मॉलिक्यूल्स की वेरी लो है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर हायर हो नहीं सकता 3 से। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके गाइस, तो दिस इज अबाउट द लेक्चर। अब हमें जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा हमारा अरेनियस इक्वेशन पर वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। उस लेक्चर में हम थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह बात करेंगे। उसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आपको आएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है,
हम एक एक स्टेप लिखेंगे, उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, एक एक स्टेप के निकालेंगे, तब हमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग योर बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।